हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे आप अपनी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा ओम्स लॉ। जी हां स्टूडेंट्स, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लास 10th में हैं और कोई सा भी बोर्ड में है, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, कोई सा भी बोर्ड से हैं आप, तो हमारा ये ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी वे में, बहुत आसान लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ओम्स लॉ समझ आती नहीं है। अगर इसका जो है डेरिवेशन समझ में नहीं आता, इसका स्टेटमेंट समझ में नहीं आता, इसका फार्मूला याद नहीं रहता, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो ये आप जरूर कमेंट में लिखोगे, सर पूरा समझ आ गया। ये बात है, शुरुआत में ही आप अब वीडियो को कट कर देते हो, मजा नहीं आता ना। अभी देखो, थोड़ा देर देखोगे, उसके बाद वीडियो कट कर दोगे। अब इसमें कोई टीचर का दोस्त तो है नहीं। आप अगर पूरा देख लिए तो डेफिनेटली है कि समझ ही जाओगे, कंफर्म है। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो 5 नंबर है ना आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। ये मैं सही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये हर बार, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, इससे ओम्स लॉ से सवाल आते ही आते हैं। डायरेक्ट पूछ देगा, वो ओम्स लॉ को डिराइव कीजिए, यानी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट के साथ पूरा डेरिवेशन दीजिए इसका। और ओम्स लॉ पर ग्राफ भी होता है, वो ग्राफ बनाइए। तो भाई साहब, ये 5 नंबर का आता है। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, कोई सा भी बोर्ड उठा लीजिए और उसका क्वेश्चन उठा लीजिए, देखिए हर बार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, ये रहा ओम्स लॉ। अब स्टेटमेंट क्या कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, भी जितना भी फिजिकल कंडीशन उसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो किसी भी वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, वह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, यही है हमारा ओम्स लॉ। मेरे कहने का मतलब है, किसी भी वायर से, मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको देखना है। ये रहा हम लोगों का वायर या कंडक्टर समझ सकते हो। ये रहा हमारा वायर। अब इस वायर में आपको मैं क्या क्या लगा दूं, यहां पर हमने बैटरी लगा दिया है जो हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ये रहा, ठीक है। यहां पर भी है। अब भी के वजह से ही देखिए भाई, ये जो हमारा वोल्टेज होता है ना, उसी के वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो हमारा जितना ज्यादा भी का वैल्यू रहेगा, उतना ही जो है हमारा आई का वैल्यू रहेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा आई फ्लो करेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस वायर में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना ज्यादा इस वायर में वोल्टेज है, इसके इंड में जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। यानी जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, जितना कम वोल्टेज उतना कम इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? आप लोग को हमें इजीएस्ट वे में समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब यह है कि स्टूडेंट्स, आप लोग घर में देखते होंगे कि अगर वोल्टेज, जी हां स्टूडेंट्स, वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पंखा धीरे धीरे से अगर चल रहा था पहले, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो भी बढ़ जाता है और पंखा बहुत तेजी से घूमने लगता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दूंगा कि पहले अगर वोल्टेज थोड़ा कम रहता है, ठीक है, और एकाएक वोल्टेज बढ़ गया, तो अगर एकाएक वोल्टेज बढ़ गया तो भाई पहले बल्ब जो है वो उसका इंटेंसिटी कम था, यानी बहुत ही कम प्रकाश से जल रहा था। जैसे ही वोल्टेज बढ़ गया, बहुत तेजी से जलने लगा, अत्यधिक प्रकाश से जलने लगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, पहला मैं एक और बात बता दूं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम हम लोगों का वोल्टेज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बता देना चाहता हूं कि किसी भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें जितना भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। यानी जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा उस सर्किट में, यानी उस कंडक्टर में।
समझ में आया? यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो पूरा पूरा डिपेंड करता है भी पे, वोल्टेज पे। उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है यहां पे उसके एंड्स में। अगर जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जितना कम वोल्टेज रहेगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो है उतना कम जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। सीधा सीधा बात यही है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको ये बात समझ में आ गया। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट यह लिख सकता हूं कि अगर हमारा वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा, तो इसका मतलब है V पर पूरा पूरा इलेक्ट्रिक करंट निर्भर है, डिपेंड है। तो मैं ये लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, क्योंकि V समानुपाती I, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घट जाएगा। ठीक है, तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूं। अब क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये देख रहे हो, ये मछली वाला जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। और फिजिक्स में हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या कहता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो चलो भाई, इस साइन को हटाने के बाद इक्वल टू बराबर का साइन देते हैं, और यहां पर एक कांस्टेंट होता है जो कि R होता है, और यहां वाला I उतार दीजिए, है ना। अब इसी को सही ढंग से लिख लीजिए तो V इक्वल टू I R हो जाता है। और ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, आगे आने वाले जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बहुत सारा ये काम करने वाला है, यानी बहुत ज्यादा काम देने वाला है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया, ये फॉर्मूला बहुत सारे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको सहायता करेगा, मदद करेगा सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स। अब देखो यहां पर कुछ और यहां पर फॉर्मूला बन सकता है। अगर I इधर आ गया, अगर I का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो I इधर आया तो V बट्टे R हो जाएगा। ठीक है, R अगर आपसे पूछ रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बट्टे I हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर फॉर्मूला भी हो जाएगा। अब यहां पर किसका क्या क्या मतलब है स्टूडेंट्स? V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स। अब I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर आपको दिख रहा है R होता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या नया बला है, क्या बला है भाई, है ना। इस बला को भी अभी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ओम्स लॉ क्या होता है। किसी भी वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है किस चीज पे, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पर। ठीक है, यानी अगर उस जहां पर ये ओम्स लॉ आप लोग सत्यापित कर रहे हो वहां का कांस्टेंट जो है टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारा जो फिजिकल कंडीशन है ये कांस्टेंट आप कर दो, तो उस इलेक्ट्रिक वो जो है वो वायर से, उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, वोल्टेज से। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, जितना कम वोल्टेज उतना कम इलेक्ट्रिक करंट। बढ़िया है। और आपको पता होना चाहिए, इस बात से हम ये समझ गए कि वोल्टेज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को धक्का देना होता है। जितना ज्यादा बलवान ये वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा बलवान वोल्टेज होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रिक करंट को धक्का देगा, और जितना कमजोर होगा वोल्टेज उतना धीरे धीरे धक्का देगा, यानी उतना धीरे से इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। अगर वो बलवान है, पहलवान है, यानी वोल्टेज ज्यादा है यानी पहलवान है, तो वो बहुत तेजी से धक्का देगा और इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से क्या होगा, फ्लो करेगा। तो यही बात है भाई, ओम्स लॉ यही है। जितना ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, जितना कम वोल्टेज का वैल्यू उतना कम इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। इससे तो आपको समझ आ गया होगा, इससे आसान हम क्या बताएं। ठीक है, तो ये सारा बात आई थिंक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक नया टर्म आपके सामने आया है, रेजिस्टेंस। मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो भाई, यहां पे आपको मैं यहां पे इसको मिटाऊंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा मैं। वो डिस्कशन क्या है स्टूडेंट्स, देखो आप, मैंने यहां पर एक वायर बनाया। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखना है, मैंने एक वायर बनाया। तो एक बात बताओ मेरे को आप, मैंने एक वायर तो बना दिया, तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है यानी I, ये इलेक्ट्रिक करंट I है जो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, I इलेक्ट्रिक करंट ये आगे फ्लो कर रहा है।
तो क्या ऐसे ही वो फ्लो करता जाएगा स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसके रास्ते में एक आदमी आएगा, एक नहीं बहुत सारे आदमी आएंगे जो क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आगे ना बढ़े और उसको रोकने का काम करेगा। ये कुछ आदमी आ जाएंगे, बहुत एक दो आदमी नहीं आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आदमी आते हैं। आदमी नहीं आते, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बेवकूफ होंगे जो कहेंगे सर इस वायर में आदमी कहां से घुस गया। अरे भैया स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन से बह रही है आगे, तो उसके विपरीत, उसके अपोजिट साइड में ये जो है ना, ये सारे आदमी उसको रोकने का कोशिश करेगा। तो यही जो आदमी है ना, इसी आदमी को हम एक नाम दे देते हैं, वो है रेजिस्टेंस। वो क्या है भाई? रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो इसको रोकेगा ना, वायर के अंदर में जो रोकेगा, जो रोकता है ना, वही होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो क्या होता है ना कि ये रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कोई मटेरियल ऐसा है वो ज्यादा करंट को रोकेगा, कोई ऐसा मटेरियल है जो कम रोकेगा। जितने सारे मेटल्स होते हैं वो कम इलेक्ट्रिक करंट को रोकते हैं, लेकिन जितने सारे प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकते हैं। इतना रोकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करने देते। ठीक है, तो यहां पर कोई अगर मेटल है का वायर है तो इसमें कुछ ही ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करेंगे, रोकेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अवरोध उत्पन्न करना, आगे बढ़ने से रोकना। तो यहां पर रेजिस्टेंस कहने का यह मतलब हुआ कि हमारा किसी भी वायर का ऐसा प्रॉपर्टी, किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का ऐसा गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हमेशा अपोज करता है, हमेशा रेजिस्ट करता है, हमेशा रोकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको डिफाइन कर दूं। चलो मैं डिफाइन कर देता हूं। इट इज द property of a conductor which always oppose the flow of electric current। तो हमारा क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये किसी वायर का, किसी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स जो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, आई होप यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस टर्म रेजिस्टेंस। और एक बात और आपको मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है स्टूडेंट्स, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हम लोगों का ओम होता है। ओम, जिसको हम ये वाले सिंबल से लिखते हैं, ओम। ठीक है, और इसको डिनोट लेटर आर से किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। इसको लेटर आर से दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे हम रेजिस्टेंस कहेगा तो आर बराबर इस तरह से, आर बराबर 5 इस तरह से। और इसको अगर दिखाया कैसे जाता है मैं बता दूं आपको। जैसे आर किधर दिखा दो भाई, इधर दिखा देता हूं। जैसे अगर आपको बोलेगा R1 की वैल्यू कितनी है तो 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है भाई 6 ओम, है ना, R3 की वैल्यू कितनी है 7 ओम। इस तरह से इस सिंबल से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लास्ट में बच गया, ओम्स लॉ पर ग्राफ होता है, VI ग्राफ उसको बोला जाता है, या IV ग्राफ होता है। IV ग्राफ ठीक VI ग्राफ का उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो आप देख लेना। तो अगर आप इतना लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर VI ग्राफ पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, आई थिंक आप लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं और VI ग्राफ भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि VI ग्राफ भी आता है हम लोग का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे VI ग्राफ। देखो भाई, VI ग्राफ क्या है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ये इस तरह से मैं बना लेता हूं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां का वैल्यू 0,
अब देखो, अब आपको कभी भी ग्राफ बनाने कहेगा ना तो आपको कुछ डाटा दिया रहेगा ना, डाटा दिया रहता है, तो मैं डाटा यहां पे लिख लेता हूं। डाटा वैसे क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो मैं यहां पर कुछ अपने मन से कुछ डाटा लिख लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर वोल्टेज और यहां पे करंट, यहां पर वोल्टेज और यहां पे करंट, तो हम कुछ भी मान लेते हैं अपने मन से। जैसे अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो हमारा करंट 0.1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर वोल्टेज 20 वोल्ट है तो हमारा करंट 0.2 एम्पियर बह रहा है। और अगर 30 वोल्ट आ रहा है तो जो है वोल्टेज हमारा 0.3 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो हम उसी हिसाब से लिख लेते हैं। वोल्टेज यहां पर 10 वोल्ट है, उसके बाद वोल्टेज 20 वोल्ट है, उसके बाद वोल्टेज 30 वोल्ट है, और उसके बाद अगर 10 वोल्ट बह रहा है करंट, अगर 10 वोल्ट वोल्टेज जा रहा है तो करंट हमारा 0.1 एम्पियर बह रही है। और जब 20 वोल्ट है तो 0.2 एम्पियर, अगर 30 वोल्ट है तो 0.3 एम्पियर अगर यहां पर करंट बह रही है। अब देखो इस पर ग्राफ बनाना है, कैसे है? तो जब 10 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज तो हमारा वोल्टेज, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0.1 एम्पियर होता है, तो कुछ यहां पे आएगा। 20 वोल्ट के लिए 0.2 कुछ यहां पे आएगा, और 30 वोल्ट के लिए यहां पे कुछ लगभग में यहां इसके सामने यहां पे आएगा। अब देखो यहां पर इसको सीधा कर दो, देखो यहां पे सीधा बन गया, वो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, लेकिन टेढ़ा होता नहीं है। ये हमारा ओम्स लॉ, मैं इसको मिला देता हूं पहले। ये हमारा ओम्स जो लॉ जो होता है हमेशा इसका स्ट्रेट लाइन बनता है। ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन, वो हम लोगों का रेजिस्टेंस होता है जो बदलता नहीं है, जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, आप देख रहे हो कि हमारा वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, तो हमारा करंट जो है 0.1 एम्पियर बहा है, लेकिन हमारा इस दोनों 10 वोल्ट और 0.1 एम्पियर के लिए हमारा यहां पर एक चीज कांस्टेंट रहता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहां पे देखिए कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। आपका वोल्टेज बदल जाएगा, आपका करंट बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पे नहीं बदलता। यही है हमारा VI ग्राफ। अगर आप IV ग्राफ की बात करोगे, एक IV ग्राफ भी होता है, IV ग्राफ। अगर आप IV ग्राफ की बात करोगे तो ठीक इसका उल्टा कर दो, वो IV ग्राफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर ले। यही था हम लोगों का ओम्स लॉ, है ना। इस पर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। मैंने जो जो फार्मूला बताया, मैंने वही फार्मूला पे सारा न्यूमेरिकल आपको ओम्स लॉ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप इतना कर लेते हो तो स्टूडेंट्स आपको 5 नंबर आपको डेफिनेटली आ जाएंगे, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतना आप नोट कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सारा वीडियो समझ में आएगा, लास्ट तक देखते रहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट में बहुत अच्छा कमेंट लिख के बताएं कि सर मेरे को समझ में आ गया। तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।